Assalamu alaikum dear students. Welcome to this class of biology for your examination. Dear students, today we will continue the study of fat soluble vitamins by starting another vitamin that is vitamin E. तो प्यारे दोस्तों जो विटामिन ई है इसके मेनली दो फॉर्म्स हमारी बॉडी में या हमारे डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं टोकोफेरॉल्स, जिनको क्या कहते हैं टोकोफेरॉल्स, और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं टोकोट्राइनॉल्स। ये दो फॉर्म हैं, मेन दो फॉर्म हैं विटामिन ई के। फिर इंटर्न अगर हम इसको देखेंगे, टोकोफेरॉल्स को देखेंगे, टोकोफेरॉल्स जो होते हैं ये कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्फा टोकोफेरॉल है, बीटा टोकोफेरॉल है, गामा टोकोफेरॉल है, डेल्टा टोकोफेरॉल है, इसी तरह से और कुछ भी हैं। तो ये जो टोकोफेरॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकोफेरॉल्स, इसमें एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो अल्फा टोकोफेरॉल है, दिस इज द मोस्ट एक्टिव टोकोफेरॉल्स। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई हमारी बॉडी में क्या है, विच इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ई, दैट इज अल्फा टोकोफेरॉल। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ये समझेंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। टोकोफेरॉल हमने कल बोला था कि विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, तो अब बहुत सारे टोकोफेरॉल्स आ रहे हैं। देखिए ऐसे ही होता है, जैसे हमने विटामिन ए पढ़ा था, वहाँ हमने कहा था रेटिनॉल, लेकिन हमने फिर एक्चुअल में जब देखा था तो उसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स थे। रेटिनॉल वाज वन फॉर्म ऑफ दैट विटामिन ए, दैट वाज अल्कोहलिक फॉर्म। हमने वहाँ पे रेटिनल भी देखा था, that is aldehydic form, and we also saw another form that is retinoic acid, isn't it? Similar is the case with this. Vitamin E has different forms, and among tocopherols, the most active and most important type of vitamin E or type of tocopherol is that is alpha tocopherol. समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम होता है। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ये फॉर एग्जांपल मेल है, मेल में आपको पता है जो स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो टेस्टीज में प्रोड्यूस होती हैं। दीज आर टेस्टीज। टेस्टीज में कुछ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। एंड ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनकी लाइनिंग में यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, और ये लाइनिंग जो होती है इसे हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, इस एपिथेलियम को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, इसका रिप्रोडक्शन में अहम रोल है। इसी तरह से जो फीमेल हमारी होती हैं, उनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी में जो लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग, ओवरी में ट्यूब्यूल नहीं है, लाइनिंग बाहर अंदर वाली लाइनिंग, ऐसे इस लाइनिंग को भी हम क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और यहीं से सारे एग्स बनते हैं, यहाँ से स्पर्म्स बनते हैं इन ट्यूब छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर, और यहाँ बनते हैं इस लाइनिंग से एग्स। तो यही लाइनिंग्स को मेंटेन रखना, चाहे इधर ट्यूब्यूल की लाइनिंग है या एग्स की लाइनिंग है, या इस ओवरी की लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग जहाँ से एग्स बनेंगे और वहाँ जहाँ से स्पर्म्स बनेंगे, ये लाइनिंग मेंटेन करने के लिए विटामिन ई का एक अहम रोल रहता है। सो विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ठीक है। एंटी स्टेरिलिटी की ये स्टेराइल होने से बचा देता है। समझ आ रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो, अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो ये जो एग प्रोडक्शन एंड स्पर्म प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, अगर आप लफ्जी माने देखेंगे ना टोकोफेरॉल का, टोको मीन्स, इट मीन्स चाइल्ड बर्थ। क्या है टोको का मतलब? चाइल्ड बर्थ। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट है दैट इज फिरॉल। फिरॉल का मतलब क्या है? फिरॉल का मतलब है टू बियर। फिरॉल जो है, फिरॉल एक दूसरे लफ्ज से निकला है जिसे हम कहते हैं फिरोस, जिसका मतलब है टू बियर, मतलब टू बियर ए चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होना। दिस इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो विटामिन ई है ना, ये जब बच्चा पेट में होता है माँ के, वहाँ पे जो छोटा होता है वो बन रहा होता है, तो उसे कहते हैं फीटस। फीटस को
मेंटेन रखना उस फीटस को वहाँ पे, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप सबको पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, वी से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी वाइटामिन, या इसे कहते हैं एंटी एजिंग वाइटामिन, कि ये हमारे स्किन को एज होने से बचा देता है, इसको ब्यूटीफुल रखता है, इस पर रिंकल्स नहीं आते हैं, ये सॉफ्ट रहता है, मॉइस्ट रहता है, ग्लोइंग रहता है। समझ आ रहा है? इसीलिए आप एड्स पे देखते हैं फलानी क्रीम है तो इसमें विटामिन ई डाला गया है, एलोवेरा प्लस विटामिन ई, है ना? ये ज़्यादा हमारी बहनों को पता होगा। दैट मीन्स कि इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी या ये ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये चीज़ होती हैं, दैट इज इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऐसे रिएक्टिव स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब ऐसे कुछ आयन्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपका आता है OH नेगेटिव, ठीक है, या O नेगेटिव, या H2O2, कोई भी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा जहन में रखें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन होता है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये किसी भी हमारे इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स को अटैक करके, उसके साथ रिएक्ट करके उसे उसमें चेंज ला सकते हैं, उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे जो फैट्स हैं, फैट्स को फैट्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो चेंज जो ये लाते हैं ना, इट इज दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। फैट्स पे एक्ट कर सकते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसी तरह से ये प्रोटीन्स पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके जो कार्ब्स हैं उन पे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ जो ये कर सकते हैं वो है कि ये हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, ये डीएनए को अटैक कर सकते हैं, उससे रिएक्ट करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको मैं बता दूं ये डीएनए कहाँ पे है। ये अगर हमारी बॉडी की सेल है, ये इसके अंदर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डीएनए, ठीक है। डीएनए ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स में डीएनए ही होता है, ठीक है। अब ये डीएनए जो है ये क्या है? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में जो आपके पैरों से लेके सर तक जब जो कुछ भी है, जो कोई भी कैरेक्टर है, उस सब को कंट्रोल करता है। आपकी आंखें कितनी बड़ी होंगी, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, ब्लू आइज होंगी, ब्राउन आइज होंगी, ब्लैक आइज होंगी, है ना? तो कैसी आइज होंगी, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका चलना कैसा होगा, इतना ही नहीं, नाक कितनी लंबी होगी, सारे कैरेक्टर्स तो आते ही आते हैं फिजिकल। इसके अलावा आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कितना गुस्सा करते हैं, आपकी याददाश्त कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ जो हमारी बॉडी में है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने ये कहाँ पे इसका प्रिंट रखा है, इसी डीएनए पे रखा है। और इस प्रिंट को, अगर इस प्रिंट पे अगर ये रिएक्टिव स्पीशीज अटैक करते हैं और इस प्रिंट में कोई चेंज लाते हैं, तो उससे बहुत ही खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर ये इसमें स्मॉल चेंज लाएंगे, इस प्रिंट में क्या लाएंगे, स्मॉल चेंज लाएंगे, एक छोटी सी चेंज लाएंगे कोई, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बड़ी चेंज उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी छोटी चेंज खतरनाक होती है। क्यों? ये छोटी चेंज जो है हमारी इस सेल को क्या बनाती है, इस सेल में कैंसर हो जाता है, अल्लाह ताला बचाए, ठीक है। स्मॉल चेंज अगर डीएनए में होगा, स्मॉल डैमेज टू डीएनए। लेकिन अगर ये ज़्यादा डैमेज करेंगे, ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज करेंगे, लार्ज डैमेज करेंगे, तो सेल को पता चलता है भाई मैं बहुत डैमेज हो चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, मेरा डीएनए डैमेज हो गया, मुझे खुद को खुद ही मारना होगा। ये सेल खुद को खुद ही मार देती है बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। समझ आ रहा है? तो अब कितना खतरनाक है ये, अल्लाह ताला रहम करे, ये कैंसर हो सकता है। तो
ऐसे तो किसी को हमारे अंदर तो ये काफ़ी सारे रिएक्टिव स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रहम करे सबको तो कैंसर नहीं होता है ना। तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम है यहाँ पे, जो रेडीमेड हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि ये चीज़ें खुद ब खुद रोक देते हैं। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखिए क्या है, ये विटामिन ई जो है, और इसके साथ कुछ और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, खाली विटामिन ई ही नहीं, काफ़ी सारे हैं। जाके जैसे आपका विटामिन सी जो है, विटामिन सी है, आपका जिंक है, आपका कॉपर है, आपका सिलीनियम है, ये सारे जो है एक साथ क्या करते हैं, इससे इसके अलावा भी कुछ है, तो इनका काम क्या है, ये इन सारे फ्री रेडिकल्स को पकड़ते हैं, इनको घेरा करते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो इन सबको, आप हमारे बायोमॉलिक्यूल्स को डैमेज नहीं कर सकते हो। इनको पकड़ते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी है उसको ख़त्म करते हैं। आप मानो ऐसे जहन में रखो, इनको न्यूट्रल कर देते हैं। समझ आ रहा है? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ताकत में होते हैं, इनकी ताकत ले लेते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम विच डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन करा देते हैं, काफ़ी सारे बायोमॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करते हैं और ये हमारे विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और विटामिन ए भी, ओके, विटामिन ए जिसमें हमने बीटा कैरोटीन के बारे में बात किया था, ये सारे अगर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। यही आप ये लिख लीजिएगा, यही एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्किन में यही एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से जो सेल्स हैं वो बड़ी अच्छी रहती हैं, हेल्दी रहती हैं, एंड दैट इज़ वाई व्हाट इज़ हैपनिंग, इट एक्ट्स एज एन एंटी एजिंग विटामिन और ब्यूटी विटामिन। समझ आ रहा है? इसके अलावा आपके जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसको डायलेट करता है, उसको फैला के रखता है ताकि इजीली उसमें ब्लड फ्लो करे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, ये भी आपको जहन में लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक खास बात मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई जो है ये एक ऐसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें अभी तक कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं देखी गई है। इसलिए कोई इसको क्या कहते हैं, ये याद रखिएगा, इसे कोई क्या कहते हैं, विटामिन को क्या, ई को क्या कहते हैं, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। समझ आ रहा है? विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, इस विटामिन ई को कहा जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डालेंगे ये बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको बुक्स पे नहीं मिलेगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, सारे कंफ्यूज क्वेश्चन, गलत। कौन सा विटामिन डिजीज को सर्च करता है, विटामिन तो डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, गलत क्वेश्चन, इसको निकाल दो इससे। बट विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक डिजीज अभी तक नहीं फाइंड हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा विटामिन जो इसकी डिफिशिएंसी से होने वाली मेन डिजीज जो है उसकी तलाश में है। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे अच्छे से। और ये भी इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना, वो बेसिकली उससे ये विटामिन ए की ऑक्सीडेशन भी प्रिवेंट करता है। विटामिन ए एंड जो बीटा कैरोटीन बाकी है उसकी ऑक्सीडेशन भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो भी डैमेज हो सकता है फ्री रेडिकल्स से। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखिएगा। So it is about about the functioning of this vitamin E, and now we will study the recommended daily allowance of this, कि कितना ये डेली यूज कर सकते हैं, 100 to 400 mg। और आपको मैं बता दूं, I had used vitamin E while I was in my teens, okay ना, टीन से पहले ही छोटा था मैं तब। हम वो लेते थे एवियन LC आता था वो लेवोकार्निटीन के साथ। ये जो है ना विटामिन ई, इसका आप समझेंगे कि जो भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, चूंकि वो बॉडी में स्टोर होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है विटामिन, उसका ज़्यादा होने से डैमेज हो सकता है बॉडी को। लेकिन सबसे लीस्ट जो टॉक्सिक है ना, लीस्ट टॉक्सिक हमारी बॉडी में अमंग फैट सॉल्युबल, वो यही है, यही है लीस्ट टॉक्सिक विटामिन जो हमारी बॉडी में, विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन, वो कौन है,
दैट इज विटामिन ई। समझ आ रहा है? अब डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? अब सबसे पहला तो यह है कि इसमें इनफर्टिलिटी की तरफ जाता है फीमेल और मेल। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है और फीमेल में जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे में अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे का अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। डिजेनरेटिव चेंजेस इन ब्लड कैपिलरीज में डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। बस इतना आप याद रखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। विटामिन ई के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब आते हैं हम विटामिन के पे। देखिए, सबसे पहले आपको समझा दूं मैं कि विटामिन के जो है, इसका नाम कहाँ से आया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ए बी सी डी, ये तो पहले सबसे ए आया, डिस्कवर किया, उसके बाद बी में बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, है ना। ये ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी इनको नेम दिया गया था, ए बी सी डी। और बी में फिर काफ़ी सारे विटामिन देखे गए, फिर B1 B2 B3 B4, उनको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। लेकिन के का नेम इस बेस पे नहीं आया है। के का नेम इस बंदे ने दिया था, उसका नाम है, आई विल राइट इट हियर, उसका नाम है हेनरिक डैम। हेनरिक डैम जो है उसने दिया था किस बेस पे? बेसिकली ये एक डैनिश साइंटिस्ट था, डैनिश मीन्स डेनमार्क का, ठीक है। तो ये वहाँ कोगुलेशन पे देख रहा था कि कोगुलेशन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट। कोगुलेशन मीन्स ब्लड, जब हमें ब्लीडिंग जब होती है, जख्म आता है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग होती है, फिर अचानक वो ब्लड रुक जाता है, वहाँ पे एक क्लॉट बनता है ऊपर से, है ना, वो ब्लड जो है वो रुक जाता है, हीलिंग हो जाती है, वो हीलिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन, ठीक है। तो ये इसी हेनरिक डैम ने, जो कि एक डैनिश साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवरी की कि हाँ भाई, ये वो विटामिन है, विटामिन के वो विटामिन है जो कि क्या करता है, जो कि इस ब्लड को क्लॉट करता है, जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, जिससे खून रुक जाता है। और फिर उसने अपनी जो ये फाइंडिंग है ये पब्लिश की थी एक जर्मन जर्नल में। किसमें? जर्मन जर्नल। और जर्मन जर्नल में जब ये पब्लिश किया गया था, वहाँ पे इसको क्या लिखा गया था, इस विटामिन को क्या नेम लिखा गया था? वहाँ पे विटामिन के नहीं लिखा था उन्होंने, क्योंकि वो जर्मन जर्नल था, तो उसी जर्मन की लैंग्वेज में लिखा था गया था, उसको लिखा था के ओ ए, हाँ, कोगुलेशंस विटामिन। और फिर आगे जाके इस के को लिया गया यहाँ से और इसको नाम रखा गया विटामिन के। समझ आ रहा है? इसका नेम कहाँ से आया, ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू कोगुलेशन। और वो सी से नहीं कहते हैं जर्मन में, कैसे लिखते हैं? के से। कोगुलेशन इज विटामिन, जो मैंने यहाँ लिखा है ऑलरेडी, है ना ये। अब देखिए, विटामिन के भी काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। बेसिकली इसके 3 फॉर्म्स हैं, एक है K1, दूसरा है K2, तीसरा है K3। K1 को कहते हैं फाइलोक्विनून, K2 को कहते हैं मीनाक्विनून, और K3 को कहते हैं मीनाडायोन। K1 जो है ये आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, तो इसलिए साग को खाया कीजिए। बचपन में मैं कहता था घर वालों को, सिनलिफ साग आफ साग। आप पीछे से पढ़ो तो क्या बनता था, वो बोलते थे गाफ लिप घास सीन घास। मैं कहता था मैं घास नहीं खाऊंगा, लेकिन घास खाना है, साग खाना है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो सारे खाने। इसी तरह से K2 जो है मैंने कहा था कि विटामिन के बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं हमारे गट में, लेकिन विटामिन के में भी सिर्फ ये K2 सिंथेसाइज किया जाता है, ये हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। और एनिमल्स से अगर हम खाएंगे एनिमल्स को डायरेक्टली, अगर आप एनिमल्स कंज्यूम करते हो, तो आपके बॉडी में कौन सा विटामिन के का कौन सा फॉर्म आता है? दैट इज विटामिन K2। मीनाडायोन जो है ये सिंथेटिक विटामिन है, सिंथेटिक विटामिन के है। और ये मैं आगे बताऊंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको इसका इंजेक्शन दिया जाता है, इस सिंथेटिक विटामिन का, विटामिन के का। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि बी कम्प्लेक्स विटामिन जब हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि वो एक्ट करते हैं एज को एंजाइम्स।
वो एक्ट करते हैं एज कोएंजाइम्स। मैं आगे सिखाऊंगा भी कि क्या होते हैं कोएंजाइम्स, लेकिन यहाँ पे ये समझेंगे कि एक ही फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसा है जो कि एक्ट करता है एज कोएंजाइम, जो कि एक्ट करता है एज कोएंजाइम। वो मैं आगे बताऊंगा, जो कि एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं। एंजाइम तब तक फंक्शनल नहीं होगा जब तक उसके साथ को एंजाइम नहीं होगा। आई थिंक मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया, ठीक है, तो ये समझेंगे आप। क्लियर है? इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं, चूंकि ये विटामिन के जो है हमारे बैक्टीरिया जो हैं गट में, हमारे इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी अक्सर नहीं होती है। समझ आ रहा है? इसकी डेफिशिएंसी अक्सर नहीं होती है। और ये जो विटामिन के है, इसकी जो मेन फंक्शनिंग हमारी बॉडी में है, जो कि मेन फंक्शनिंग इसकी है, दैट इज इट इज एंटी हेमोरेजिक विटामिन। हेमोरेज मींस ब्लीडिंग। हेमोरेज क्या हो गया? ब्लीडिंग, ब्लड लॉस, ब्लड निकलना, खून निकलना कहीं से। तो ये उसी को प्रिवेंट करने के लिए है ये विटामिन, ये ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में रखा है। तो इसमें क्या समझना है कि ये हमारी बॉडी में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो हमारी बॉडी में होता है, जब कहीं पे जख्म आता है, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये सपोज स्किन है, यहाँ से ये अंदर से ये ब्लड वेसल है। समझेंगे बात को। लेट मी टेक दिस कलर, इसको ही लेते हैं। ये यहाँ से आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये आपका स्किन है। आपने प्रिक किया, यहाँ से प्रिक किया तो ब्लड बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे ये ब्लड को रोक लेना है, क्योंकि अगर निकलेगा ये तो प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे काफ़ी सारी रिएक्शन होती हैं, इसमें काफ़ी सारे प्रोटीन्स होते हैं हमारे ब्लड में, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में। वो रिएक्शंस करते हैं। इस जब भी यहाँ से ब्लीडिंग होती है तो वो करते हैं काफ़ी सारी रिएक्शंस। एक रिएक्शन होती है, उससे एक दूसरा प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर वो एक्टिवेट होकर तीसरे प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है रिएक्शन में, फिर चौथे प्रोटीन को। ऐसे काफ़ी सारे इसमें प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। उनको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं? ये जो है इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होके फिर दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, फिर तीसरे को एक्टिवेट करेंगे। उनको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। और फिर लास्ट में इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कि इसमें होता है। सॉल्युबल मीन्स कि वो इसी में मिला है, जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन बोलता है मुझे तो कुछ करना है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस ब्लड को खुद ही रोकूं, ब्लीडिंग को खुद ही रोकूं। ये फाइबर्स की शक्ल इख्तियार करता है। पहले ये क्या होता है? सॉल्युबल, इसमें सॉल्युबल होता है। ये फाइबर्स की शक्ल इख्तियार करता है, और जब ये फाइबर्स की शक्ल इख्तियार करता है फिर उसको कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं? फाइब्रिन। और ये फाइबर्स बोलते हैं कहाँ जाएगा ब्लड? मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाल जाल बिछा दूंगा। ये जाल बिछाता है यहाँ पे, और जाल बिछाते ही सारे सेल्स आते हैं, बोलते हैं बस उसने जाल बिछाया, हमें अब जाल की जो जगह है, जो उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, उनको बंद करना है, तो ब्लड रुक जाएगा। ये फटाफट आ जाते हैं ये सारे सेल्स, चाहे प्लेटलेट्स हों चाहे बाकी आरबीसीज हों, ज़्यादा प्लेटलेट्स होती हैं, तो यहाँ पे ये ब्लड को रोक देती है। ये इस मैश वर्क जो कि फाइब्रिन की वजह से बनता है, उसमें जो पोर्स रहते हैं उनको पूरे बंद कर देते हैं और ब्लीडिंग नहीं होती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। समझ आ रहा है? ये है ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में कैसा निज़ाम रखा है, खुद ब खुद ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे मैंने जो कहा, इस ब्लड में काफ़ी सारे प्रोटीन्स एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, उनको हम कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं? और ये जो विटामिन के है, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर? एक है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10। 2, 7, 9, 10, ये चार क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में जो होते हैं, ये भी इन रिएक्शंस में काम करते हैं। फिर अल्टीमेटली ये बनाने के लिए, इन चार को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा विटामिन लगता है? विटामिन के। रिमेंबर दिस, कीप दिस इन योर माइंड। समझ आ रहा है? अगर आपको पूछेगा, नहीं वैसे कोई अगर आपको पूछेगा बताइए क्लॉटिंग, ये फाइब्रिनोजन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, दिस इज एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर 1। फैक्टर 1 यहां पे नहीं, ये इसको एक्टिवेट नहीं करता है। बट क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो है उसको एक्टिवेट करने में ये लगता है। क्लॉटिंग फैक्टर 2 जो है उसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन ही क्या करता है फिर इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कहाँ गया इसका, हाँ ये है, एक मिनट, इसके टेंशन, हाँ, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ओके, पेन का अच्छा, ये प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ओके, एंड दिस थ्रोम्बिन जो है ये फिर कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझें कि क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 को ये एक्टिवेट करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगी तो ब्लड चलता जाएगा, हाँ ठीक है, बहाता चला गया, मतलब ये जो ये ब्लड है ये निकलेगा। और आल्सो हम ये बता देते हैं कि इसकी जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो कितनी है, 70 टू 140 mcg माइक्रोग्राम। एक और फंक्शन में आपको इसकी बताता हूँ, हो सकता है पूछ लें। देखिए ये जो विटामिन के है ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन जो है इसकी क्या फंक्शनिंग होती है, ये इंक्रीज करता है बोन मिनरलाइजेशन, बोन मिनरलाइजेशन, कि बोन्स में मिनरल्स को डिपॉजिट करना, कैल्शियम फॉस्फेट को बोन में भर देना, स्ट्रॉन्ग हड्डियां बनाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग हड्डियां बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन के का रोल रहता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में भी। समझ आ रहा है? और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी अब होगी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हेमोरेज, है ना। हेमोरेज मीन्स कि ब्लीडिंग हो, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, और ये ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, और ये क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर नॉर्मली 2 मिनट में क्लॉट होता बंद होता है तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो ऐसा भी तब तक ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। और अक्सर इनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी जिसमें होती है, नोज़ से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, गम्स से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, स्टोमक में अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, अब तो बाहर वाली ब्लीडिंग छोड़िए, इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर से ब्लीडिंग हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, फीमेल्स में अक्सर क्या होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर न्यू बॉर्न को होगी ना, मतलब न्यू बॉर्न जो होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें बहुत खतरनाक हो सकता है कि उसमें हेड में ब्लीडिंग हो सकती है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग जिससे हम कहते हैं, हेड के अंदर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग। और इसीलिए क्या किया जाता है, डॉक्टर्स फटाफट बोलते हैं इसको दे दो विटामिन के का शॉट, शॉट मीन्स इंजेक्शन लगा दो, यानी मतलब उसके जरिए देते हैं। तो इसमें जो सिंथेटिक विटामिन जो मैंने कहा था विटामिन के 3, वो 1 mg दिया जाता है टू प्रिवेंट दिस इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग। तो ये आप जहन में रखेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये विटामिन के है इसकी डेफिशिएंसी जो है, इसी तरह से जो काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, जो कि इसके अपोजिट काम करते हैं। हो सकता है आपको दे ऐसा क्वेश्चन कि आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अगेंस्ट विटामिन केज फंक्शनिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करने नहीं देते हैं। वहां पे ये ऑप्शन अगर होगी तो सिलेक्ट कर लेना, वारफेरिन। वारफेरिन जो है ये इवन रैट पॉइजन्स में भी यूज़ किया जाता है, ये वारफेरिन। ये मेडिसिन होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये उस बंदे को बेसिकली दिया जाता है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, कि ब्लड जो अंदर वाली डीप वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, उसमें क्लॉट बना होता है। ये अक्सर टांगों में हो जाता है, अंदर से क्लॉट बना है और वहीं पे खून जम जाता है, फिर ब्लड फ्लो नहीं करता है।
तो फिर कोशिश करनी है कि ये जो अंदर से ये खून जम गया है उसको वापस उसको पिघल देंगे और उसको सॉल्युबल बनाएंगे, दोबारा उस क्लॉट को ख़त्म करेंगे। तो इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता लंबे समय तक ये डोज दिया जाता है कुछ एंटीकोगुलेंट्स का। इट इज़ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो कि कोगुलेशन प्रिवेंट करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज़ द नेचुरल एंटीकोगुलेंट इन आवर बॉडी? अब बताइए देता हूँ। दैट इन आवर ब्लड, जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से बचा देता है, दैट इज़ हिपैरिन। तो इसी तरह से हम सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं जिसको कहते हैं वारफरिन। ये तब दिया जाता है जब वो डीप वेसल्स जो होते हैं वहाँ पे क्लॉट बनता है और क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे डाला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अगेंस्ट द विटामिन के इज फंक्शनिंग, दैट इज दिस वारफरिन, या अगर वहाँ पे हिपैरिन लिखा होगा वो भी लिख। लेकिन ये वारफरिन बेसिकली क्या करता है? ये विटामिन के को काम करने नहीं देता है। समझ आ रहा है? विटामिन के को ये उसका इफेक्ट ये नील कर देता है। तो इतना याद रखेंगे, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। Now we will move on to our next type of vitamins, that is water soluble vitamins. अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपको पता है इसमें क्या आते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स और विटामिन सी, है ना। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन हम लेते हैं, दैट इज विटामिन B1, जिसे हम क्या कहते हैं? थायमीन। थायमीन। और ये जो थायमीन है, ये विटामिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये इसकी जो एक्टिव फॉर्म है, बेसिकली आपको मैंने बताया कि बी विटामिन जो होते हैं, आई थिंक आई हैव टोल्ड कि बी विटामिन जो होते हैं ये को एंजाइम्स एक्ट करते हैं। ये एंजाइम्स के साथ काम करते हैं एंजाइम्स को फंक्शनल बनाने के लिए। समझ आ रहा है? तो इसमें जो एक्टिव फॉर्म होती है इस विटामिन की, बी विटामिन B1 की, जो कि को एंजाइम फॉर्म हम कह सकते हैं इसकी है, that is called thiamine pyrophosphate, TPP। TPP की फॉर्म में ये को एंजाइम एक्ट करता है और एंजाइम कुछ एंजाइम्स के साथ मिलके ये बॉडी में रिएक्शंस करा देता है। और वो रिएक्शंस जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम में, क्या? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। समझ आ रहा है? तो इसकी मेन फंक्शनिंग जो है वो है यही एटीपी बनाना। देखो मुझे आपको पढ़ाना है आगे, मैं आपको रेस्पिरेशन प्लांट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। यू नो दैट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया देता हूँ, ये ज़ाया नहीं होगा, ये हमें वहाँ पे लगेगा, उसके लिए बेस बनेगी। देखिए हमारी बॉडी में हमें एनर्जी निकालनी है। हम किससे निकालते हैं एनर्जी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से निकालते हैं। हमने ग्लूकोज लिया या हमने फैट लिया, या कभी कभी अगर ग्लूकोज और फैट की एनर्जी ख़त्म हो रही है, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा नहीं है, तो हम प्रोटीन से भी एनर्जी निकाल सकते हैं। ये मैंने कहा है कि पहले ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं, फिर फैट को प्रेफर करते हैं, फिर अगर एक दो काम है बॉडी में तो फिर हम प्रोटीन से एनर्जी निकालेंगे। अब देखिए एनर्जी कहाँ पे निकलती है? एनर्जी निकलती है बाय द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी निकलती है, जो हमें पढ़ना है। रेस्पिरेशन प्लांट्स दिया है ना, प्लांट्स में, या वो रेस्पिरेशन जनरल उन्होंने दिया है, तो वहाँ पे यही पढ़ना है। एक ओवरव्यू देता हूँ मैं वहाँ पे क्या पढ़ना है। अब चाहे ग्लूकोज हो, आपका फैट हो, प्रोटीन हो, इससे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए इनको कहाँ पे लिया जाता है? सेल्स के अंदर लिया जाता है। बोला जाता है, आज जा ग्लूकोज, आज तो इसे हम तुम्हारा हिसाब चुका देंगे, तुमसे सारी एनर्जी निकाल देंगे। अब ये यहाँ सेल के अंदर आता है, ग्लूकोज जब इसके अंदर आ जाता है तो ग्लूकोज को क्या किया जाता है? यहाँ पे याद रखिएगा, एनर्जी निकालने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंदर एक ऑर्गेनल, एक स्ट्रक्चर होता है, एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया एटीपी मिल हमारी, जहाँ ये एटीपी बनता है। ठीक है, जहाँ पे ये बहुत सारा एटीपी बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए ये आसपास इसके ये साइटोप्लाज्म है, ग्लूकोज आता है साइटोप्लाज्म में, इसको पहले कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें इस ग्लूकोज से क्या बनाया जाता है? दो मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। अगर कुछ याद नहीं रहेगा यहाँ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट जहन में बिठा दीजिएगा, एक सीक्वेंस बिठा दीजिएगा जहन में। याद कोई मॉलिक्यूल का नाम याद नहीं करना है, वो मुझे पढ़ाना है आपको। दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट की, हो गया ये इसमें।
फिर पायरुवेट को बोला जाता है, इन दो मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है अब आपको इसमें जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, वहां पे एटीपी बनाना है। ये ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटा, एक ग्लूकोज जो होता है वो दो पायरुवेट्स में टूटा, फिर ये पायरुवेट्स दो जो हैं ये बोलते हैं हम ऐसे नहीं जा सकते वहां पे, हमें खिलाओ पिलाओ, हमें कुछ और बनाओ, हमें सजाओ, और सजा धजा के इसको इनको भेज देते हैं। इनको सजाने में जो काम किया जाता है, इनको क्या बनाया जाता है, दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किसके, एसिटाइल कोएंजाइम ए के, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए ये मॉलिक्यूल्स। फिर बोलते हैं चलो अब हम जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, हम जाते हैं हमारी जो एटीपी मिल है वहां जाते हैं, वहां क्या करना है इनको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती है। अब मैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं दिखाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा क्या दो चीजें की जाती है। पहले इनको, इन एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको बोलता है आपको चक्कर में घुमाएंगे, आपको सर्कस में घुमाएंगे यहाँ पे। और जब इनको चक्कर में घुमाते हैं, ऐसे चक्कर मारते हैं, इनके चक्कर मारो चक्कर मारो, ये चक्कर मारते हैं और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं इन्हीं चक्कर मारते मारते में। और ये चक्कर मारने के बाद यहाँ पे क्या, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट करते हैं जिसे हम कहते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा TCA साइकिल, मत याद रखिए इसकी फुल फॉर्म। इस चक्कर को क्या कहते हैं, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मारा चक्कर इन्होंने, ये चक्कर मारते मारते यहाँ पे काफी सारे एटीपी के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या, एटीपी किससे बनता है, एक तो एटीपी डायरेक्ट बनता है, एटीपी डायरेक्ट भी बन सकता है, हो गया एक। दूसरा बन सकता है जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था NADPH, इसको बना के भी एटीपी बन सकता है, क्योंकि NADPH अल्टीमेटली आखिरकार ये भी एटीपी बना देता है। समझ आ रहा है। अब यही ये कहीं पे क्या बनाएंगे, डायरेक्ट एटीपी बनाएंगे। चलते चलते देखो यहाँ पे भी एटीपी बनते हैं, यहाँ जब ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, इसमें भी एटीपी बनेगा। ठीक है, यहाँ जो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें भी ये NADPH काफ़ी सारा बनता है। तो अल्टीमेटली इन NADPH को कहाँ भेजा जाता है, बोला जाता है अब आपको वहाँ जाना है जहाँ आपसे ये सारा एटीपी निकालेंगे हम। इनको क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसके मेम्ब्रेन में लिया जाता है, इसके मेम्ब्रेन में, जो ये है मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन में इनको कुछ सीक्वेंस में ऐसे चलाया जाता है, इनकी रिएक्शन की जाती है। समझ आ रहा है, सीक्वेंस में कुछ रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे इन NADPH का भी यूज़ होता है। तो आप समझेंगे वहाँ पे क्या होता है, इन रिएक्शंस को करा के वहाँ पे सारा एटीपी निकलता है। अभी मैंने नहीं पढ़ा लेकिन आइडिया दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शंस हो रही हैं सारी, इनको हम कहते हैं, दिस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। कहने का मतलब इतना है। अब मैं ये थायमीन पायरोफॉस्फेट के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, अब सोचिए क्या बात है। ये थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये एक कोएंजाइम है, ये एक एंजाइम के साथ उसके साथ जुड़ा रहता है उसको फंक्शनल बनाने के लिए, काफ़ी सारे एंजाइम्स को। उसमें मेन जो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, एक है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है यहाँ पे नीचे लिखा है वो अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस। ये जो दो एंजाइम्स है ये इन्हीं रेस्पिरेशन के रिएक्शंस में कई जगहों पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले पायरुवेट बनाने के लिए, ठीक है, पायरुवेट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पायरुवेट बनाने पायरुवेट से ये एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने के लिए लगते हैं, यहाँ पे लगता है ये जिसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। समझ आ रहा है। इसी तरह से इस साइकिल में कहीं पे काम होते हैं कुछ एंजाइम, वहां पे भी लगता है जिसे हम कहते हैं अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस, वहां पे भी ये लगता है। तो आप समझ सकते हैं ये सारा जो हमने अभी पढ़ा, ये रेस्पिरेशन में थोड़ा थोड़ा आइडिया पढ़ा दिया मैंने, ये जो है इसमें एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी निकालने के लिए आपको ये कुछ एंजाइम्स लगते हैं, और उन एंजाइम्स को एक्टिव रखने के लिए ये लगता है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये जो विटामिन B1 है। लेकिन एक पॉइंट आप यहीं पे जहन में रखिए, खाली विटामिन B1 ही नहीं लगता है इन दो एंजाइम्स को, इन दो एंजाइम्स को एक्टिव रखने के लिए कुछ और भी एंजाइम्स लगते हैं, कुछ और भी को एंजाइम्स लगते हैं। याद रखिएगा B1 भी in the form of thiamine pyrophosphate एक मिनट, इसी तरह से B2 भी
इसी तरह से B3 भी, इसी तरह से B5 भी, और इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल लगता है लेकिन वो विटामिन नहीं है, लेकिन आप लिखिए दैट इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट, दैट इज लिपोइक एसिड। तो इन दो एंजाइम्स को एक्टिव रखने के लिए ये भी लगते हैं, ये सारे लगते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि बी विटामिन की मेन फंक्शन होती है क्या, एनर्जी प्रोडक्शन, जिसमें हमने मेनली B1, B2, B3, B5 के बारे में बोला था, इवन B6 के बारे में भी बोला था, एक्सेप्ट B9 एंड B10 बोला था ना, याद है ना आपको। तो यही है ना मसला, यहाँ पे ये एनर्जी निकालते हैं तो यहाँ पे ये एंजाइम्स के साथ एक्ट करेंगे, एंजाइम्स के साथ एज कोएंजाइम्स एक्ट करेंगे तो फंक्शनल बना देंगे उनको। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस फैट को क्या होता है, फैट को बोला जाता है अरे ग्लूकोज की कमी है, आप हम मैं भी आऊं, बोलता है फैट हाँ चलो मैं भी आता हूं, तो फैट को लिया जाता है डायरेक्टली और इससे डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाया जाता है। प्रोटीन को लिया जाता है, इससे डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाया जाता है। समझ आ रहा है। पायरुवेट में नहीं तोड़ते इसको, इसको ऐसे डायरेक्ट बनाते। तो ये समझेंगे आप, ये किसका किस्सा जो है ये आगे पढ़ना है। अब देखिए ओ माय गॉड, ये जो विटामिन B1 है, इसमें हमने समझ आया हमें कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए लगता है, ये एटीपी प्रोडक्शन के लिए लगता है। इसके अलावा ये नर्व इम्पल्स के लिए लगता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है, डू यू नो माय डियर्स, नर्व इम्पल्स क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में अगर आप देखेंगे, ये रहा हमारा हेड, ये रही हमारा ट्रंक और दीज आर आवर लेग्स। यहाँ हेड में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि पढ़ने वाले बच्चे में लगता है ज़्यादा यूज़ करता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेन। और कमर की हड्डी के अंदर एक गदूज जैसा होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इस स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स ऐसे निकलती हैं जो सारी बॉडी में रहते हैं, ऐसे सारी बॉडी में जाते हैं, टांगों में, पैरों में, हाथों में, सब जगहों पे जाते हैं। और ब्रेन से भी कुछ निकलते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये सारे नर्व्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड नर्व्स, ओके। और ये हो गया आपका ब्रेन, ये हो गया आपका ब्रेन, ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया आपकी नर्व्स, है ना। अब यही ये ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो या नर्व्स हो, ये असल में बने हैं छोटे छोटे सेल से, नहीं लंबे लंबे सेल्स, छोटे नहीं लंबे सेल से। ये उनका सेल का मेन सेल पार्ट होता है और ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके साथ, ये लंबी सेल होती है। ये जैसे सेल का मेन पार्ट उसका ये होता है और ये होता है, और ये जो लंबा पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सॉन। मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए, इस एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिए, इस एक्सॉन के ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन, क्योंकि ये मुझे आगे लगेगा जरूरत। माइलिन क्या कहते हैं, माइलिन कवर होता है। और यहीं पे यहां से एक मैसेज आती है, हमारा ब्रेन जो है, आपको पता है हमारे ब्रेन को करना है काम, हमारा ब्रेन बोलता है हमारी बाजू को उठो, सिग्नल जब तक नहीं भेजेगा हम बाजू नहीं उठा पाएंगे। सारा हम ब्रेन से करते हैं। या हमें कोई प्रिक करता है तो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंची, या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंची। ये जो चलती है ये इंफॉर्मेशन इन नर्व्स के जरिए, उसी हम कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन के चलने को कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। तो इस नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी इसका काम है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये एक्चुअली किस तरह से इसमें इम्पोर्टेंस क्यों है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आगे, वो देखेंगे जो रिसर्च चल रही है तो कहाँ तक पहुंची। अब देखिए ये आपको समझ आ गया कि इनमें जो नर्व्स होते हैं, चाहे ब्रेन हो, नर्व्स हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, इनमें लंबी सेल्स जो ये होती हैं इनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, या इनको कहते हैं नर्व सेल्स। और इन नर्व सेल्स में ही क्या हो रहा है, इन नर्व सेल्स में ही ये इंफॉर्मेशन चलती है, चाहे ब्रेन से डिफरेंट एरियाज तक लेनी हो या डिफरेंट एरियाज से ब्रेन तक लानी हो, इन्हीं में चलती है। और चलने को क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन किस तरह से चलती है, इस चलने को कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। और इस नर्व इम्पल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे याद रखेगा, इसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक शीथ था जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइलिन शीथ अगर नहीं होगा तो हमें ब्रेन से लेके पैर तक इंफॉर्मेशन जानने में पता नहीं कितना टाइम लगता, बहुत टाइम लगता। समझ आ रहा है। नीचे से कोई उंगली काट रहा होता तो हमें पता नहीं चलता, हम ऊपर से खाते रहते,
खाते रहते हैं बिरयानी और खाते रहते, नीचे से अंगूठा कट गया होता है। तो ये सेंसेशन तेज चलती है बिकॉज ऑफ दिस माइलिन। माइलिन ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फास्ट ट्रांसमिशन के लिए। अब ये यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये कोएंजाइम एक्ट करता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज। समझ आ रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो कि मैंने बताया था आपको, पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए लगता है ना, वो एंजाइम। और अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेज जो है, ये अभी इतना ही याद रखिए, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड उस साइकिल चक्कर में काम लगता है, उस चक्कर में एक एंजाइम कहीं पे लगता है। अच्छा, अब देखिए सोर्सेज क्या है, किससे आप खाएंगे विटामिन बी 1। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज में हर सब कुछ मिलता है। समझ आ रहा है? एनिमल सोर्सेज में आप कोई भी मीट ले लें, चाहे आप, यहाँ पे सारे मीट्स हैं तो जो भी है उसमें क्या है, विटामिन बी 1 है। इसी तरह से प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, और ये सीरियल्स हैं, सीरियल ग्रेन्स हैं, ये जो है इन सब में क्या है, इन सब में आपका विटामिन बी 1 है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बी 1 जो है ये हमारे अनपॉलिश्ड अनपॉलिश्ड या हम कह सकते हैं अनरिफाइंड जो ग्रेन्स होते हैं उसमें होता है। ग्रेन्स या स्पेशली राइस जो होता है, जो मैंने कहा था आपको एक बार की एल्यूरॉन लेयर, और वो जो निकाला जाता है जब पॉलिश करते हैं इसको वाइट बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए ये किस में होगा, ये ब्राउन राइस में होता है, किस में? ब्राउन राइस में, ब्राउन ब्रेड में, इन चीज़ों में होता है ये विटामिन बी 1 आपका। इसीलिए देसी खाना है, ये जो पॉलिश्ड खाना हम खाते हैं उसमें उतना अच्छा मुझे तो वही पसंद आता है, वो स्टोर वाला, लेकिन न्यूट्रिटिव वही है जो हम खाते हैं, कश्मीरी वाला चावल, यहाँ कोई भी जो भी अनपॉलिश्ड होता है। तो ये समझिए आप। इसी तरह से फ्रूट्स में, नट्स में, हर किसी में है ये। और आपको बता दूं विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी अक्सर किस से होती है? बिकॉज ऑफ द पॉलिश्ड वाइट राइस कंजप्शन। जो राइस कंज्यूम किया जाता है, वाइट राइस जिसे हम कहते हैं पॉलिश्ड राइस, या जिसे हम कहते हैं वाइट राइस सीधे, बिकॉज ऑफ दैट विटामिन बी 1 डेफिशिएंसी ऑकर्स देयर। रिकमेंडेड डेली अलाउंस है 0.5 mg से पर किलो कैलोरी इनटेक। आपको पता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ग्लूकोज अगर हम ले रहे हैं तो उसको बर्न करने के लिए, उससे एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे वो नहीं लगता, वो क्या देता है वहाँ पे वो विटामिन बी कम्प्लेक्स देते हैं। वहां पे वो बी कम्प्लेक्स देते हैं क्योंकि बी कम्प्लेक्स आपके इससे खुराक से एनर्जी निकालने के लिए लगेंगे। समझ आ रहा है? वो यही देते हैं बी कम्प्लेक्स विटामिन। तो यहाँ पे और अगर एक पॉइंट और आप याद रखना चाहिए कि उस जिस बंदे में बी 9 की डेफिशिएंसी होती है उसमें बी 1 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। बी 1 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता। समझ आ रहा? ये भी याद रखेंगे, बी 9 जो है वो इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अल्कोहलिक्स होते हैं ना, जो शराब पीते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जनरली क्या होती है, वो बेसिकली अल्कोहलिक जो होता है वो जब अच्छा खाना खाता ही नहीं है, वो ज़्यादा क्या पीता है, शराब पीता है। तो शराब में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तो वो उसी से पेट भरता है, तो उसकी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं जाते हैं। और उसका जो इंटेस्टाइन होता है, उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होते हैं। एक तो वो लेता ही नहीं है बेचारा, खाना खाता ही नहीं अच्छा खाना। दूसरा उसमें क्या करता है, उसमें ऊपर से इन्फ्लेमेशन करता है, जितना भी थोड़ा सा खाता होगा वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता अच्छे से उसके न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए शराब जो पीता है तो उसको वो बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो शराब पीना बंद करना चाहिए हर किसी को, है ना। तो ये चीज़ें आप समझेंगे। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसके डिफिशिएंसी डिजीजेस क्या है। हाँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, पॉलिश्ड राइस इज द मेन कॉज ऑफ इट इज डिफिशिएंसी डिजीज। पॉलिश्ड राइस जो है, काफी टाइम तक कोई बंदा खाली पॉलिश्ड राइस खाएगा तो उसमें इस चीज की डिफिशिएंसी जरूर होगी। समझ आ रहा है?
लेकिन ये नहीं समझना कि हमें डेफिशिएंसी हो रही है, हम वही खा रहे हैं कई सारे, नहीं, क्योंकि हम बाकी चीज़ें भी खा रहे हैं, एग्स खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, बाकी चीज़ें उनमें भी है, तो टेंशन नहीं लेना है। अब जो खाली राइस खाएगा, वाइट राइस, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अब पहली डिजीज जो इसमें है वो है बेरी बेरी। कौन सी बेरी? बेरी बेरी। ये जो है, ये बेरी बेरी क्या है? इसमें दो चीज़ें अफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी की। एक होता है हमारा हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जिसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हो जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड यहाँ पे मैंने पेरिफेरल न्यूरोपैथी लिखा, यहाँ पे आप लिखिए, चलो ये भी ठीक है, एंड नर्वस सिस्टम, ये दो चीज़ें बहुत इफेक्ट होती हैं। समझ आ रहा है? अब ये जो बेरी बेरी है, इसमें तीन टाइप्स हैं, एक है ड्राई, दूसरा है वेट, तीसरा है इन्फेंटाइल बेरी बेरी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ये समझेंगे क्या है ये बेरी बेरी। ये बेरी बेरी क्या है, टेंशन के बगैर। देखिए क्या होता है, ये जो बेरी है, बेरी बेरी बेसिकली ये दो टाइप इसका है। एक है जिसे हम कहते हैं एडल्ट बेरी बेरी, दूसरा है जिसे हम कहते हैं इन्फेंटाइल बेरी बेरी। एक है जिसे हम कहते हैं एडल्ट बेरी बेरी, दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। फर्क इनमें क्या है, आप एक बार फिर से देखेंगे, आई विल हैव टू राइट इट अगेन। एक है अडल्ट बेरी बेरी एंड दूसरा क्या है, इन्फेंटाइल बेरी बेरी। एडल्ट बेरी बेरी जो है ये दो किस्म का है, एक है ड्राई, दूसरा है वेट। तो अब ये ड्राई एंड वेट क्या है, एडल्ट वाला, ये बड़े बंदे में होता है, एज्ड बंदा जो होता है, जो मतलब बड़ा होता है। इन्फेंटाइल हो गया जो कि छोटा बच्चा है, जनरली जो होता है 2 से लेके 3 मंथ्स तक। पहले मैं इसी का बता देता हूँ। इस बच्चे की कोई खता नहीं होती है, क्योंकि ये खुद से कुछ नहीं खाता है, खाता है तो इसकी माँ की है। वो क्या करती है, वो अच्छा खाना खाती नहीं है, इसीलिए जब बच्चा दूध पीता हो तो माँ को बहुत अच्छा खाना चाहिए। मदर B1 डिफिशिएंट डाइट खा रही है, तो इसको जब दूध पिलाती है तो इस बच्चे में होगा, इस बच्चे में क्या होगा, इस बच्चे में ये B1 की डिफिशिएंसी होगी। और इस बच्चे में डेफिशिएंसी जब होगी, जिस तरह से एडल्ट में क्या होता है कि ड्राई एंड वेट सिम्टम्स आ जाते हैं, उसका हार्ट के रिलेटेड या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड या ब्रेन या बाकी जो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड इल इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसमें भी बच्चे में ये दोनों हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ट के रिलेटेड देखा जाए तो इसका हार्ट जो है, इसमें कार्डियोमेगली होती है। कार्डियोमेगली मीन्स इसका हार्ट बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, बिग हार्ट, हार्ट का साइज बढ़ता है इस बच्चे का। इस बच्चे में जो हार्ट की बीटिंग है वो तेज हो जाती है, इसकी जो एक्टिविटी हार्ट की है उसे हम कहते हैं ज्यादा तेज से हार्ट दिल धड़कना, दैट इज कॉल्ड टैचिकार्डिया। टैचिकार्डिया ये भी होता है इसमें। इस बच्चे को क्या हो सकता है, इस बच्चे में वोमिटिंग आती है, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है। आपने देखा होगा कि वो थरथराना है ना, इस बच्चे में वो सीजर्स आते हैं, मतलब इसमें वो शेकिंग होती है। तो इसी तरह से, और ये कभी क्राई जब करता है तो वो हाई पिच वाला क्राई होता है, इसके रोने में चेंज होती है, वॉइस में काफ़ी चेंज होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि इसमें ये माँ B1 डेफिशिएंट है, वो अच्छा डाइट नहीं ले रही है। ठीक है, ये रहा इनके हार्ट के रिलेटेड। इसी तरह से इसमें ब्रेन के रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि इसमें जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, वो कम कम हो सकती है। अगर इसमें डेफिशिएंसी रहेगी तो इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, और ये अल्टीमेटली इसमें फिर वो अनरिकवरेबल हो सकती है, कि ये फिर कभी भी इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं रहेगा, कि इसे कभी भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब ये कुछ सीख नहीं पाएगा, इसे आप सिखाने की कोशिश करोगे सीखेगा नहीं, आप इसे प्रॉब्लम कोई दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं कर पाएगा, सॉल्व रीजनिंग इसमें नहीं होगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब ये डिसेबल हो जाएगा मेंटली। समझ आ रहा है? सो की फोकस ऑन द डाइट द लैक्टेटिंग मदर, जो कि दूध पिलाती हो बच्चे को, इजंट इट?
हो गया आपका ये इन्फेंटाइल, यहाँ पे मिट रहा है। इन्फेंटाइल के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एडल्ट। एडल्ट में क्या है, मैंने कहा एक है ड्राई, दूसरा है वेट। वेट बेरी यही है। इसमें क्या होता है, वेट बेरी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट एंड हार्ट के रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली इसमें सब कुछ बढ़ जाता है। हार्ट का साइज भी बढ़ता है, हार्ट का आउटपुट भी बढ़ता है, कितना ये ब्लड फ्लो करता है, पंप करता है। अच्छा, इतना ही नहीं, हार्ट की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं, हार्ट की रेट भी बढ़ जाती है। और हार्ट जितना ये पंप करता है, अल्टीमेटली ये भी देखा जाता है कि इसके जो लेग्स होते हैं उसमें जो फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इडीमा। इडीमा को वेट वेट बेरी में इतना ही रखेंगे, ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें, हार्ट के रिलेटेड जो भी होता है। और इसी तरह से जब हार्ट ज़्यादा फंक्शन करता है ना, तो इसकी लेग्स में वो जमा हो जाता है फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं एडीमा। आर्म्स में फ्लूइड जमा हो सकता है। और अल्टीमेटली हार्ट जब काम करता रहता ज़्यादा ज़्यादा काम, तो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ेगी, हार्ट के मसल पे जितना जितना स्ट्रेस पड़ती है, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला रहम करे, फिर हार्ट फेलियर हो जाता है, फिर हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन करना है कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या फ़र्क होती है, ठीक है, तो वो आप बता दीजिएगा। अब ड्राई वाले में क्या होगा आपका, अल्लाह ताला रहम करे, इनका नर्वस सिस्टम अटैक किया जाता है। नर्वस सिस्टम में मेनली जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स मींस जो मैंने अभी बनाया था स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा था ये ब्रेन रहा, ये स्पाइनल कॉर्ड रहा, फिर ये मैंने कहा था कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, जो बॉडी में जाती हैं, यही नर्व्स, इन्हीं नर्व्स में डैमेज हो जाता है, इन्हीं नर्व्स में डैमेज हो जाता है। और अल्टीमेटली इन नर्व्स में क्या होता है, बेसिकली जो मैंने न्यूरॉन अभी बनाया था, अभी मैं बोल रहा था, इसीलिए न्यूरॉन में जो वो मैंने बोले थे, वो इसमें जो ऊपर वाली लेयर जो होती है, जिसे हम कहते हैं माइलिन, ये माइलिन डिजनरेट होता है, मतलब माइलिन बर्बाद होता है, माइलिन का लेयर जो है ये उठने लगती है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स अच्छे से नहीं चलती है। समझ आ रहा है जो मैं बता रहा था। और जब नर्व इम्पल्स अच्छे से नहीं चलेगी, तो इसके पैर में जो नर्व जा रही हैं वो इसे सेंसेशन ही देंगी। इस बेचारे को क्या होता होगा, आपकी पैर में कोई सेंसेशन ही नहीं है। वो प्रिकल्स एंड नीडल्स होते हैं ना, प्रिकल्स एंड नीडल्स, कभी पैर ऐसे रहता है काफ़ी देर तक, फिर इसमें मूवमेंट नहीं कर पाता है, पैर में वो जलन जैसी होती है, जैसे कोई सुइयां दबा लेता हो, सेंसेशन। और कभी पेन हो जाती है अचानक पैर में, है ना, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इसी में आती हैं। और इसी तरह से काफ़ी कमज़ोरी आती है, जो बाजू होती है, पैर होते हैं, जो मसल की वेस्टिंग हो जाती है, मसल कम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है, ये पेरिफेरल नर्व्स में डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमें वो सिम्टम्स आते हैं, जो वो सुई का लगना, जैसे वो पेन होना, है ना, वो सारी चीज़, क्रैम्प्स आना, दिस इज कॉल्ड ए पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं थी ना, वहाँ पे ये होगा बेरी का, लेकिन उतना डीप नहीं डालेंगे, हम सिक्योरिटी के लिए पढ़ रहे हैं। वो वहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं पॉलीन्यूराइट्स, पॉलीन्यूराइट्स, ठीक है, या वो ऐसा लिख सकते हैं पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है। ये बेसिकली जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसी के सब टाइप्स हैं, एक है पॉलीन्यूराइटिस और दूसरा है पॉलीन्यूरोपैथी। ये इसलिए कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बेसिकली यही होती है, पॉलीन्यूराइटिस या पॉलीन्यूरोपैथी। क्योंकि आप मुझे बताइए, क्या एक ही नर्व अफेक्ट होगी कि काफी सारे नर्व्स अफेक्ट होंगे, काफी सारे, दैट इज कॉल्ड पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूराइटिस। टांग में पता नहीं कितनी सारी नर्व्स अफेक्टेड होंगी, और सारी नर्व्स में ऐसा प्रॉब्लम होगी, डेफिशिएंसी ऑफ बी विटामिन की वजह से। इतना आप याद रखेंगे, इसके अलावा इसके बारे में और कुछ याद नहीं। यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है, ये सोशन बेरी जो है, जब ये बेरी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सोशन बेरी। ओके, बस इतना याद रखेंगे, सोशन बेरी इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो ये बेरी होती है, ठीक है। चूंकि ये जो विटामिन B1 है, ये बेरी प्रिवेंट करता है, इसलिए हम कहते हैं इसे एंटी बेरी या एंटी न्यूराइटिक विटामिन। एंटी बेरी क्यों कहते हैं, ये बेरी रोकता है। एंटी न्यूराइटिक विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी या पॉली न्यूराइटिस से हमें बचा देता है। आपको मैं थोड़ा एक राज की बात बता दूं कि बेरी को एक और नाम भी देते हैं, नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन ये याद रखेंगे,
आपकी नॉलेज के लिए। एक बार पढ़ा है विटामिन, आप दोबारा तो थोड़ी पढ़ेंगे कभी। देखिए एक और नाम इसे देते हैं, इसे कभी कहते हैं जापान में बेसिकली इसे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसे कहते हैं काके। क्या कहते हैं? अगर किसी को कहेंगे बेरी बेरी काके है तो वो नहीं मानेगा। इसे कहते हैं काके इन जापान। जापान में बेरी बेरी को ये भी कहते हैं। और काफ़ी सारी पुरानी जो बुक्स है ना, इंग्लिश वाली बुक्स, बहुत पहले पहले उसको उसमें इसको काके कहते हैं। काके, बेरी बेरी इज आल्सो कॉल्ड काके। क्योंकि क्या मसला था, ये जो डिस्कवर किया गया था ये बेरी बेरी एक साइंटिस्ट के जरिए था, जिसे कहते थे टकाके। टकाके, इसी टकाके के नाम पे काके रखा गया था इसका। इसने जो डिजीज डिस्कवर की थी, ये एक जापान का एक मतलब ऑफिसर था, ये नेवी में था। हाँ? नेवी में नहीं, ये ऑफिसर नहीं था, इसने नेवी में क्या किया था, ये एक इस पे काम कर रहा था, ये डिजीज देख रहा था। तो जापानीज नेवी में कुछ इन्होंने इसने कुछ पीपल देखे जो कि बहुत ही पुअर थे, जो कि बहुत ही पुअर थे, जो कि गरीब लोग थे। और कुछ लोग थे वहाँ पे उस नेवी में जो कि रिच थे, जो कि अमीर थे। अब जो पुअर लोग थे वो वहाँ पे क्या कंज्यूम करते थे, यही वाइट राइस, यही वाइट राइस और कुछ नहीं, बस खाना वाइट राइस मिला दो, वाइट राइस के साथ नमक मिला दो, खा लो। समझ आ रहा है? लेकिन रिच तो रिच हैं, रिच क्या करते थे काम, ये सारे सब कुछ खाते थे, ये मीट वगैरह, मीट और एग्स एग्स बाकी बाकी जो भी है सब कुछ खाते थे। तो इनमें ये डिजीज पाई गई थी, इन पुअर पीपल में ये बेरी बेरी हुई थी, बेरी बेरी। तो ये किसने डिस्कवर की थी? टकाकी ने। इसी के नाम पे इसे इसे काके कहते हैं जापानीज में। अब ये छोड़िए बेरी बेरी, अब नेक्स्ट डिजीज जो है दैट इज कॉल्ड वर्निक्स कर्सकॉफ सिंड्रोम। वर्निक्स कर्सकॉफ सिंड्रोम, वर्निक्स कर्सकॉफ सिंड्रोम जो है ये बेसिकली दो डिजीज हैं, दो डिसऑर्डर्स हैं। एक है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, या आप वर्निक्स सीधे रखे याद, वर्निक्स, और दूसरा कर्सकॉफ सिंड्रोम। ये दो हैं डिसऑर्डर्स एक्चुअली, ठीक है, एक साथ ही हो जाते हैं बेसिकली। पहले वर्निक्स होता है, फिर जब ये ज्यादा देर तक रहता है, ज्यादा देर तक रहता है, तो फिर कर्सकॉफ सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं। समझ आ रहा है? अब इसमें सिम्टम्स क्या है, ये बेसिकली इनमें हो जाता है जो कि शराब पीते हैं, जो जिनमें ज्यादा ये थायमिन डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। शराब पीने से क्योंकि काफी सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं, थायमिन भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अब देखिए क्या है ये, देखिए ये जो वर्निक्स सिंड्रोम है इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। एक आता है जिसे हम कहते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये क्या हो गया, जो आप आंखों को मूवमेंट कर रहे हो ना, ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, इसमें आंखों का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर वो साइड से देखना चाहता है तो उसे पेन होती है। तो ऐसे आंखों का मूवमेंट उसमें होता ही नहीं अच्छे से, क्योंकि जो आई के मसल्स होते हैं, ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं, ऑक्यूलर मसल्स, ये क्या होते हैं, ये वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और ये पैरालाइज हो जाते हैं। तो आंखों के मसल ही काम नहीं कर रहे हैं बेचारे में, इसे कहते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया। इसी तरह से इसमें होता है गेट प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, इसे कहते हैं अटैक्शिया भी। चलने में प्रॉब्लम कि ये चल नहीं पाता है, ये लड़खड़ा देता है। आपने देखा होगा शराबी जो होता है लड़खड़ा देता है। एक तो उसमें थोड़ा होता है वो ब्रेन का होता है असर, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसकी डिफिशिएंसी से वो चल नहीं पाता, मसल में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, वो चल नहीं पाता है, गेट प्रॉब्लम में। तो इसी तरह से नेक्स्ट है दैट इज कंफ्यूजन, बस कंफ्यूज्ड रहता है। समझ आ रहा है? डिसओरिएंटेशन, किसी चीज में ओरिएंटेड ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई काम करना चाहता है तो वो कर नहीं पाता है, कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसमें ओरिएंटेशन अच्छे से नहीं रहती है। आप ऐसा कभी नहीं सोचता कि आपको कोई ओरिएंटेशन नहीं रहती है, अल्लाह ताला रहम करे, सारे अपने अपने सिम्टम्स देखने लगेंगे ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए ये जो है, ये चार चीजें मैंने जो बताई, ये वर्निक्स में आते हैं, वर्निक्स सिंड्रोम में या वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में आते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये काफी देर तक ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, ऐसे रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो फिर अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। इसमें मेमोरी बेचारे में खत्म, इसमें कुछ इसे कुछ याद ही नहीं रहता है। समझ आ रहा है? और याद क्यों नहीं होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B1 जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी प्रोडक्शन हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मैमिलरी बॉडी। क्या कहते हैं? मैमिलरी बॉडी जो होती है, ये इसका याद रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, और होता है हिप्पोकैम्पस भी। हिप्पोकैम्पस इनका यादाश्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये मैमिलरी बॉडी, इसमें क्या होती है, ये बेचारी खत्म हो जाती है, ये डिजेनरेट हो जाती है, ये एट्रोपी हो जाता है। इसका एट्रोपी मीन्स कि ये खत्म ही हो जाती है, और मैमिलरी बॉडी खत्म तो यादाश्त खत्म। अल्लाह ताला रहम करे। उसके बाद ये क्या करता है, इसमें कन्फैबुलेशंस करता है ये बंदा। आप इस बंदे को मिलोगे, बोलोगे भाई क्या किया था फिर आपने उसकी शादी का, ये बोलेगा हाँ हम वहां गए थे, फिर ऐसा किया था। थोड़ा सा इसको याद रहेगा, फिर जहां ये बोलेगा ना वहां ये अपनी स्टोरी बनाएगा, वहां ये अपनी स्टोरी बनाएगा, जिसे कहते हैं कन्फैबुलेशंस। लेकिन ये आपको लगेगा कि ये झूठ बोलता है, लेकिन ये झूठ नहीं बोलता है बेचारा। इसमें इसको याद ही नहीं रहता है, ये वहां पे यहाँ वे वहां पे ऑन, इसे हम कहते हैं ऑनेस्ट लाइंग। क्या कहते हैं? ऑनेस्ट लाइंग, कि ये झूठ बोलता है लेकिन ये ऑनेस्टी से झूठ बोलता है। समझ आ रहा है? ये स्टोरी बनाता है, ये स्टोरी मेकिंग है, स्टोरी बनाता है अपनी, फिर वहां से फिर हमने वैसा किया ऐसा किया फिर मिलाता है उसके साथ। लेकिन ये बेचारा झूठ नहीं बोलता है, इसकी याददाश्त चली गई है, फिर ये ऐसे मिला देता है वहां पे। अच्छा, इसमें अपैथी होती है, या हम कह सकते हैं कि ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है, या आप सीधे लिखेंगे फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन आता है इसमें। ठीक है, डिप्रेशन आता है इसमें, और ये इमोशनलेस होता है, और इसे ये भी नहीं पता चलता कि मैं बीमार हूं कि ठीक हूं, इसको ये भी सेंसेशन नहीं रहती बेचारे को। अल्लाह रहम करे। तो ये पहले क्या होता है, जो जो पहले पहले सिम्टम्स आते हैं वो किसके हैं, वो ये वाले सिम्टम्स है वो किसके हैं, वर्निक्स के। फिर उसके बाद जब ये सीवियर हो जाते हैं देन इट इज कर्सोकॉफस सिंड्रोम। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वर्निक्स कर्सोकॉफस सिंड्रोम जो है ये हमारे ब्रेन के रिलेटेड है, हमारे हमारे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है, हमारे मेमोरी के रिलेटेड है, ठीक है, हमारे चलने के रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें इसमें। अब जिसमें ये प्रॉब्लम होंगी, विटामिन B1 की डिफिशिएंसी होगी, उसको ट्रीटमेंट देंगे 100 मिलीग्राम ऑफ थायमिन 7 डेज के लिए। ये ज़रूरी नहीं है, आपके से नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे ही बताया मैंने। 10 मिलीग्राम फिर उसके बाद देंगे जब तक वो रिकवर हो जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज विटामिन B2, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर, वी शुड स्टॉप हियर। विटामिन B2 से बाकी जो होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप पूछिएगा मुझसे, कोई कन्फ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइड यू ईमेल, तो वहाँ पे आप बताइएगा। नेक्स्ट रहा आपका इकोलॉजी में आपके लेक्चर मिल रहे हैं, मुझे लगता है मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज की थी कि सर इकोलॉजी आप पढ़ाओगे क्या। मैं आपको मिल रहे हैं, अगर उसमें कन्फ्यूजन रहेगा आप और आपको फिर मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम लगेगी तो मैं उसको फिर फर्दर करूँगा। लेकिन ऐसे में अभी आपको लेक्चर्स मिल गए, अभी आपका सिलेबस वो कंप्लीट होगा वहाँ से भी, है ना, जो GS का सिलेबस है, तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह ये भी फिनिश करूँगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, मैंने इसीलिए आज मैं एक ही लेक्चर बना पाया हूँ, केस का नहीं बना पाया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।